सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। भाजपा सरकारों की बुलडोजर नीति पर जस्टिस BR गवई ने मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है कि वे आरोपी है, अगर वे दोषी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को बताने के बाद भी हमें रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ में शामिल जस्टिस KV विश्वनाथन ने कहा कि किसी को भी कमियों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। पिता का बेटा अड़ियल या आज्ञा ने मानने वाला हो सकता है, लेकिन अगर इस आधार पर घर गिराया जाता है तो ये तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत लोगों को राहत दे सकती है और वे सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर नीति पर रोक लगा देगा, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी से आगे नहीं बढ़ पाएगा, सुप्रीम कोर्ट नसीहत से आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सोच बताती है कि न्यायपालिका से भी लोगों का विश्वास कम हो रहा है, विश्वास उठता जा रहा है। ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कानून का उल्लंघन होने पर घरों को गिराया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम तभी कार्रवाई करते हैं जब कानून का उल्लंघन होता है। इसके जवाब में पीठ ने कहा, लेकिन शिकायतों को देखते हुए हमें लगता है कि उल्लंघन हुआ है। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पूरे राज्य में अनधिकृत इमारतों को ध्वस्त करने के लिए एक दिशा निर्देश की आवश्यकता पर भी गौर किया। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, सुझाव आने दीजिए, हम अखिल भारतीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी करेंगे। सॉलिसिटर जनरल को यह भी बताना चाहिए था कि एक ही समुदाय के आरोपियों के घरों पर ही बुलडोजर क्यों चल रहा है। अगर निर्माण अवैध है, सरकारी ज़मीन पर बना है, बिना नक्शे के बना है, और तो ये बात तभी सामने क्यों आती है जब घर के किसी सदस्य पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप लगता है। क्या सरकार इंतज़ार करती है कि आरोप लगे तो वे जांच करे कि निर्माण अवैध है या वैध है? सवाल ये है कि क्या मुसलमान आरोपियों के घर ही अवैध बने होते हैं, दूसरे समुदाय के आरोपियों के मकान बिल्कुल वैध होते हैं? अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी है। देखना यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जा सकता है। क्या वह सरकारों की बुलडोजर नीति पर लगाम लगा पाएगा? हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 2 सालों में देश भर में कम से कम 1.5 लाख घरों को अलग अलग कारणों से गिरा दिया गया। इसके कारण 7 लाख से ज़्यादा लोगों को मजबूरन बेघर होना पड़ा। इस रिपोर्ट में 2017 से लेकर 2023 तक आंकड़ों को जमा किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि इन सालों में बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार बढ़ी है और लोग बेदखल हुए हैं। इस दौरान कम से कम 16,80,000 लोग प्रभावित हुए। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 सालों में 59% बेदखली झुग्गियों को हटाने, लैंड क्लियरेंस अतिक्रमण हटाने या शहरों को खूबसूरत बनाने की पहल के कारण हुई हैं। साल 2023 में इन सब वजहों से करीब 3 लाख और 2022 में करीब 1.5 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और तथाकथित विकास योजनाओं के कारण भी लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। इनमें से कई मामलों में सरकारों ने अतिक्रमण हटाने या शहरों के सौंदर्यीकरण जैसे कारणों का इस्तेमाल किया। लखनऊ के अकबर नगर में 19 जून को राज्य सरकार ने 1169 घरों और 101 कमर्शियल संपत्तियों को ढा दिया। राज्य की बीजेपी सरकार इस इलाके में कुकरेल रिवर फ्रंट के डेवलप करने की योजना बना रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये सभी अतिक्रमण के दायरे में आते थे। रिपोर्ट कहती है कि सजा को भी बुलडोजर चलाकर लोगों को बेघर किया गया है। किसी भी हिंसा या अपराधी घटना में आरोपियों के घरों या दुकानों को गिराने का सिलसिला चल रहा है। लगभग हर मामले पर प्रशासन की दलील होती है कि घर अवैध तरीके से बना था। पिछले 2 सालों में दिल्ली के जहांगीरपुरी, यूपी के प्रयागराज, सहारनपुर, मध्य प्रदेश के खरगोन, हरियाणा के नूह की घटनाएं चर्चित रही हैं। अप्रैल 2022 में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई थी। इसके बाद नई दिल्ली नगर निगम ने करीब 25 दुकानों और घरों को बुलडोजर से गिरवा दिया था। बताया गया कि इनमें से ज़्यादातर पीड़ित मुस्लिम समुदाय से थे। अप्रैल 2022 में ही मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी और हनुमान जयंती समारोह में हिंसा हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के से जुड़े लोगों के 16 घरों और 29 दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया था। इनमें से एक घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी बना हुआ था। मध्य प्रदेश के मंडला में 11 लोगों के मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया था।
प्रशासन ने दावा किया था कि इन लोगों के घरों में कथित रूप से गाय का मांस बरामद हुआ था। गाय का मांस बहुत मशहूर हो रहा है आजकल। बुलडोजर चलाने को लेकर प्रशासन ने दलील दी थी कि घर सरकारी ज़मीन पर बने थे। बहुत दिनों बाद ख्याल आता है सरकार को कि घर जो बना है वो सरकारी ज़मीन पर बना है। वो तब ख्याल आता है जब किसी आरोपी पर आरोप लगता है। इस साल फरवरी में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से पता चला कि इस तरह की 128 कार्रवाई में मुस्लिमों को टारगेट किया गया, जिसमें 617 लोग प्रभावित हुए। एमनेस्टी ने देखा कि मीडिया में कई बार इस तरह की कार्रवाई को समर्थन देते हुए पेश किया गया। गोदी मीडिया पेश करता भी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा जैसी पदवी दी गई। रिपोर्ट में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान का हवाला दिया गया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान बाराबंकी में एक रैली के दौरान कहा था, अगर सपा और कांग्रेस सत्ता में आते हैं तो रामलला फिर से टेंट में चले जाएंगे और वे राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। उन्हें योगी जी से ट्यूशन लेना चाहिए, कहाँ बुलडोजर चलाना है और कहाँ नहीं चलाना चाहिए। फ्रंट लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की बेदखली की कार्रवाई में 44% मुस्लिम प्रभावित होते हैं। इसके अलावा 23% कार्रवाई का शिकार आदिवासी होते हैं। वहीं 17% ओबीसी और 5% दलित ऐसी कार्रवाइयों से प्रभावित होते हैं। रिपोर्ट बताती है कि देश में करीब 1,70,00,000 लोग इस डर के साए में जी रहे हैं कि उनके घरों को कभी भी ढाया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में लिखा है, भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा का कहना है कि भारत में बुलडोजर नीति इसराइल से आई है। उनका कहना सही लगता है। बुलडोजर की कार्रवाई का फार्मूला इसराइल से ही भारत आया लगता है। कई दशकों से इसराइल में बुलडोजर नीति का इस्तेमाल किया जाता रहा है। यूएन मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का मानना है कि आतंकवादी गतिविधियों के जरिए निर्दोष लोगों के जान माल को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखने वालों की इसकी कीमत चुकानी होगी। इसी के चलते आतंकियों और उनके सहयोगियों के घरों को बुलडोजर से नेस्तनाबूद करने के दंडात्मक उपाय शुरू किए गए थे। इसराइल की नज़र में फ़लस्तीन की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग आतंकवादी और अपराधी होते हैं। उनकी नज़र में हर फ़लस्तीनी आतंकवादी है। हालांकि इस्राएली डिफेंस फोर्स की एक समीक्षा के बाद घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई 2005 में बंद कर दी गई थी। समीक्षा में कहा गया था कि बुलडोजर चलाने से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन 2014 में इस कार्रवाई को एक बार फिर से लागू कर दिया गया, जो अभी तक जारी है। बुलडोजर मॉडल पर न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी सवाल उठते रहे हैं। इस नीति के विरोधियों की दलील है कि अक्सर ऐसी घटनाओं में शामिल नहीं रहे परिवारों, बच्चों पर हमलावर होने का आरोप लगाने और उन्हें बेघर करने से सिर्फ नफरत और खून खराबे में इजाफा ही होगा। इसराइल इस तरह की कार्रवाई का बचाव करता रहा है और इसे भविष्य के हमलों को रोकने के इरादे से उठाया गया कदम बताता है। ऐसा ही कुछ हमारी सरकारें भी बताती हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ने के बीच फ़लस्तीनी हमलावरों के मकानों को ढाए जाने की कार्रवाई में तेज़ी लाने का संकल्प लिया है। तो इस तरह ये कहना सही लगता है कि भारत में बुलडोजर नीति इसराइल से आयात की गई है। वैसे भी भारत में कुछ संगठन इसराइल की दमनकारी नीतियों के पक्ष में हैं। वो संगठन कौन से हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट केवल नसीहत तक सीमित रहता है या कोई कड़ा फैसला लेता है और बुलडोजर नीति पर रोक लगाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।